आज हम लोग सीखेंगे वेक्टर का प्रोडक्ट्स, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर two vectors, then a scalar product of vector A and vector B is denoted by A dot B and is defined by A dot B is equal to modulus of A into modulus of B into cos theta। मीन्स यदि आपके पास दो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, तो इन दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का सिंबल होता है ए डॉट बी। ए डॉट बी, क्योंकि आप ए और बी के बीच में आप देख रहे हो डॉट दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और ए डॉट बी का जो वैल्यू होता है वो एक स्केलर नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि ये मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी और कॉस थीटा के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जहां पर थीटा क्या है, वेयर theta is the angle between vector A and vector B। नहीं तो यदि आप देख रहे हो यहां पर A डॉट बी जो है वो वेक्टर A का मॉडुलस, वेक्टर B का मॉडुलस एंड cos थीटा के प्रोडक्ट के इक्वल है। ये तीनों ही स्केलर है, मॉडुलस ऑफ A भी स्केलर है, मॉड B भी स्केलर है और cos थीटा तो स्केलर है। यहाँ पर ये तीन नंबर का प्रोडक्ट है, इसीलिए ए डॉट बी का जो वैल्यू होता है वो एक स्केलर होता है, और इसीलिए यह जो प्रोडक्ट है ये क्या कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहलाता है। जहां पर थीटा जो है वो क्या है, दो वेक्टर यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दो वेक्टर के बीच यदि आपको एंगल फाइंड करना हो तो आप या तो दोनों के हेड के बीच का एंगल निकालिए, फिर दोनों के टेल के बीच का एंगल निकालिए। टू वेक्टर्स के बीच का एंगल का मतलब होता है एंगल बिटवीन देयर हेड्स और एंगल बिटवीन देयर टेल्स। तो ये हमारा ए डॉट बी का डेफिनेशन है, यानी कि वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, इसे हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंपोर्टेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है। सपोज कि आपके पास एक वेक्टर है ए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड सपोज थीटा विद द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नाउ ए डॉट बी आप तो जानते हो, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो चलिए हम लोग यहां क्या करते हैं, वेक्टर, सपोज दिस इज वेक्टर ओ ए एंड दिस इज वेक्टर ओ बी। नाउ पॉइंट बी से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं वेक्टर ए पर, बी क्यू। तो ये जो ओ से क्यू का जो लेंथ है, this length OQ is called projection of vector B on the vector A। ये OQ का लेंथ क्या कहलाता है, the length of OQ is called projection of this vector B on the vector A, या फिर in the direction of vector A। वेक्टर A के डायरेक्शन में वेक्टर B का जो प्रोजेक्शन है वो कितना है, O से Q का लेंथ है, ठीक है। तो देखते हैं नाउ this is modulus of A। modulus of A means modulus of A into modulus of B। modulus of B का यहाँ वैल्यू जो होगा वो O से B का लेंथ के इक्वल होगा, यानी OB के इक्वल होगा, एंड cos थीटा। इस ट्रायंगल में बताइए cos थीटा एक्चुअली में होगा क्या, cos थीटा क्या होगा बताइए।
cos ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड यहां पर कितना है, OQ, तो OQ बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज OB। सो OB से OB कट गया, तो यहां पर क्या मिला, मॉडुलस ऑफ A इंटू OQ। सो OQ इक्वल टू, यदि आपको OQ निकालना हो तो OQ कितना हो जाएगा, A डॉट B डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A। और A बाय मॉडुलस ऑफ A, जिसे आप A कैप लिख सकते हो, तो OQ इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, लेंथ ऑफ OQ इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो रिटन एज वेक्टर B डॉट A dash by modulus of A, and this is B dot A dash by modulus of A. This is the unit vector along the direction of vector A. So OQ is equal to B dot A cap. तो आप यहां पर क्या देख रहे हो, सबसे पहले चीज तो A डॉट B आपको क्या मिल रहा है, A डॉट B क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ वन वेक्टर इंटू दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू द फर्स्ट वेक्टर। यानी कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर पे प्रोजेक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ A डॉट बी। A डॉट बी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सेकेंड वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर पर प्रोजेक्शन का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसके हेल्प से आप किसी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकाल सकते हो। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ modulus of one vector and the projection of second vector on the first vector. It means that is A dot B is equal to modulus of vector A into projection of B on A. Projection of vector B on vector A. या फिर A dot B is equal to modulus of vector B into projection of vector A on B। ठीक है, तो इसके हेल्प से आप किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हो। नहीं, सपोज कीजिए आपका वेक्टर A का प्रोजेक्शन वेक्टर B पर निकालना है, यानी कि प्रोजेक्शन, यानी कि और यदि आप लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकालना चाहते हो, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, यानी वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रोजेक्शन निकालना चाहते हो, तो ये मॉडुलस से B से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा A डॉट B डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B। और B बाय मॉडुलस ऑफ B को तो B कैप लिख सकते हो, दैट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। सो दिस इज इक्वल टू A डॉट B कैप। तो यदि आपको एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन का लेंथ निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका प्रोजेक्शन निकालना है वो पूरा वेक्टर लेंगे। ठीक है, और जिसके डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना है या जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है उसके यूनिट वेक्टर दोनों का डॉट कर देंगे। क्योंकि आपको यहाँ पर लेंथ निकालना है, तो लेंथ चूंकि नेगेटिव नहीं होता है और आपका A डॉट भी नेगेटिव भी आ सकता है, तो यहाँ पर इसका हम लोग कंप्लीटली एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू आप लोग जानते हो ना, मॉडुलस, जैसे कि -5 का मॉडुलस, दिस इज 5 का मॉडुलस भी 5 में होता है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। रियल नंबर में आप लोग पढ़े होंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू जस्ट उसका पॉजिटिव वैल्यू हो जाता है। 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होता है, -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5, +5 का भी 5 ही। ठीक है, तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। नाउ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स।
सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले आप लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। सपोज कीजिए जो आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं ए बी आर वेक्टर्स एंड एम एन आर स्केलर्स। स्केलर्स मीन्स यार स्केलर्स मीन्स नंबर्स। स्केलर मतलब यहां क्या समझेंगे, नंबर समझेंगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये जानेंगे जो a डॉट बी जो होता है वो एक वेक्टर नहीं होता है। a डॉट बी क्या होता है, दिस इज ए स्केलर, या एक स्केलर नंबर होता है, या एक नंबर होता है। a डॉट बी का वैल्यू क्या होता है, एक नंबर होता है, ठीक है, यह एक स्केलर होता है। नंबर 2, यानी कि a डॉट बी एसल कहने का मतलब है ये जो प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दिस इज नॉट क्लोज्ड, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। यानी कि जैसे आप लोग जानते होंगे जो दो रियल नंबर का जो एडिशन होता है यानी कि सम होता है वो रियल नंबर ही होता है। दैट इज रियल नंबर जो होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी का एडिशन के क्लोजर प्रॉपर्टी का फॉलो करता है। बट यहाँ पर दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर ना होकर के सिर्फ वो एक नंबर होता है यानी कि एक स्केलर होता है। सेकेंड, ये खुद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि a डॉट बी को b डॉट ए लिख सकते हैं। a डॉट बी इज सेम एज b डॉट ए। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दो टाइप का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। सपोज कीजिए आपके लिए 3 वेक्टर, सपोज 3 वेक्टर ले लेते हैं a b c। तो a वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c। तो यहां पर ये नंबर के ही जैसा होता है, जैसे आप नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं, ठीक उसी प्रकार यहां भी वो फॉलो होगा। ये इक्वल हो जाएगा a डॉट b प्लस a डॉट c। और इसी का जो सेकेंड फॉर्म होता है दिस इज a प्लस b डॉट c। यहां भी सेम रूल एप्लीकेबल है, a डॉट c और बीच में प्लस है तो प्लस का साइन दीजिए b डॉट c। यहां पर माइनस भी हो सकता है, b माइनस सी, यहां पर भी a माइनस भी हो सकता है। 4th नंबर, सपोज कीजिए यहां पर m टाइम्स ऑफ a डॉट b है, m टाइम्स ऑफ a डॉट b। तो आप इस m जो कि स्केलर है इसको आप a के साथ भी रख सकते हो, b के साथ भी रख सकते हो, यानी कि आप इसे लिख सकते हो ma डॉट वेक्टर b and this is also equal to a dot m times of vector b. Number 5, यदि आपके पास जो दो वेक्टर है a एंड b, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, एंगल जो थीटा है वो यदि 90 डिग्री हो तो क्या होगा, इफ वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, यदि a और b दोनों वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पर, देन निश्चित रूप से a डॉट b का वैल्यू कितना होगा बताइए, a डॉट b का वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हो ना a डॉट b इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b है, सो इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री होगा और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो ये 0 इंटू मॉड a इंटू मॉड b 0 ही हो जाएगा। इसीलिए यदि दो फैक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, श्योर एंड सर्टेन 0 ही होगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रॉपर्टी, जस्ट इसका रिवर्स। यदि आपके पास दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इफ a डॉट b इक्वल टू 0, देन 3 बातें हो सकती हैं, आइदर वेक्टर a 0 हो या फिर वेक्टर b 0 हो सकता है, और यदि a और b दोनों 0 नहीं है देन निश्चित रूप से वेक्टर a जो होगा वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर b होगा, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं।
आप लोग जानते हैं जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इन तीनों एक्सिस के अलोंग जो यूनिट फैक्टर होता है उसको हम लोग लेते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट फैक्टर को हम लोग के कैप लेते हैं। ये तीनों जो वेक्टर है आई जे के, ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, बिकॉज आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो तीनों एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये तीनों ही एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और इसीलिए आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों जो यूनिट फैक्टर्स हैं, ये तीनों भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यदि इन तीनों में से पेयर वाइज यदि आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालें, यानी कि आई को जे के साथ, जे को के साथ, के को आई के साथ यदि आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1, आई डॉट जे या फिर जे डॉट आई भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट जे, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू आई डॉट के। इन सभी का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। यानी आई जे के इन तीनों फैक्टर्स में पेयर वाइज यदि आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे उसका वैल्यू जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि आई जे के तीनों फैक्टर ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और कोई भी दो फैक्टर यदि परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। नंबर 2, यदि आप आई डॉट आई निकालते हैं तो क्या होगा? आई डॉट आई एक्चुअली में आई डॉट आई इक्वल टू क्या होगा? मॉडुलस ऑफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ आई इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड आई और आई तो सेम वेक्टर है और दो सेम वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री होता है तो cos 0, तो मॉडुलस ऑफ आई भी 1 होगा क्योंकि आई यूनिट फैक्टर है। मॉडुलस ऑफ आई 1 और cos 0 का वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 1। तो आई डॉट आई या फिर आप जे डॉट जे निकालिए या फिर आप के डॉट के निकालिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? सॉरी 0 नहीं 1 होगा, ठीक है 1 होगा। यानी कि आई जे के इन तीनों वेक्टर को यदि आप उसी के साथ डॉट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा आपका? 1 आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, यदि आप किसी वेक्टर को सेम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, यानी कि आप a डॉट ए यदि आप निकालते हैं a डॉट ए, तो a डॉट ए क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यदि किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका वैल्यू हमें क्या मिलता है? उसी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर मिलता है। जस्ट सेम आप देख सकते हो a डॉट ए इज इक्वल टू अगेन मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ a इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन a एंड a तो सेम वेक्टर, तो सेम वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री होगा और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, दिस इज इक्वल टू 1। तो a डॉट a इंटू 1, तो a डॉट a इंटू 1 क्या होगा? a मॉड a का स्क्वायर हो जाएगा, मॉड a का स्क्वायर होगा। a डॉट a इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ a इंटू cos 0, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए मॉड a इंटू 1, सो दिस इज इक्वल टू मॉड a का स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको निकालना हो a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर, देन हाउ कैन यू फाइंड a प्लस बी का मॉड का स्क्वायर? कैसे निकालेंगे? जस्ट इसी का रिवर्स प्रॉपर्टी यदि आप यूज करेंगे तो a प्लस बी मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस बी, एंड यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हुए a प्लस बी इसका डॉट करेंगे a के साथ और प्लस अगेन a प्लस बी इसका डॉट करेंगे b के साथ। तो a डॉट a यहां हो जाएगा a डॉट a प्लस b डॉट a और नेक्स्ट वाले में a डॉट b प्लस b डॉट b अगेन a डॉट a तो मॉड a का स्क्वायर होता है प्लस और b डॉट ए और a डॉट बी दोनों तो सेम होता है, तो ये भी a डॉट बी है, ये भी a डॉट बी है, तो a डॉट बी प्लस a डॉट बी ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस
एंड डॉट बी दिस इज इक्वल टू मॉड बी स्क्वायर। सो आपके पास a प्लस बी मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू आया मॉड ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस मॉड बी का स्क्वायर। तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। दिस इज सेम एज, ये लगभग उसी जैसा है जैसे आप लोग पढ़े थे अलजेब्रा में, अलजेब्रिक आइडेंटिटी में पढ़े होंगे आप लोग जूनियर क्लासेस में। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लगभग वैसा ही, पूरा पूरी तो वैसा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो a स्क्वायर मतलब मॉड a स्क्वायर, 2ab की जगह पर सिर्फ है ट्वाइस ऑफ a डॉट b और b स्क्वायर की जगह पर है मॉड b का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसके हेल्प से इसको आप याद रख सकते हो। ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हो, यदि आप तीन वेक्टर लोगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, यदि इसके मॉड का स्क्वायर निकालोगे तो आपको ये आएगा मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। नहीं, ये भी वैसा ही है जैसा कि आप लोग पढ़े थे a प्लस बी प्लस ए होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सेम वैसा ही है ये। ठीक, उसी पैटर्न में इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी a प्लस बी डॉट a माइनस बी। यदि ऐसा रहे तो आप इसे क्या लिख सकते हो, मॉड a स्क्वायर माइनस मॉड b स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट फैक्टर्स का, जिसे हम लोग याद रखेंगे। एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यदि दो फैक्टर आइजेक्टिव के टर्म्स में हो, इन दैट केस उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। यदि वेक्टर a इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, देन a डॉट b हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। यदि आपको दो फैक्टर आइजेक्टिव के टर्म्स में हो तो a डॉट बी निकालने का तरीका है आई जे के, इन तीनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, यानी कि दोनों वेक्टर के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन का एडिशन, यानी कि आपको मिलेगा क्या चीज, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है, तो इस फार्मूला का हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एज्यूम कर लीजिए आपके पास वेक्टर a है, ये है दिस इज 2y माइनस 3j प्लस k एंड द वेक्टर b इज 3i प्लस j प्लस 4k एंड आपको a डॉट b निकालना है। देन कैसे निकालेंगे a डॉट b, सिंपली क्या करना, हमें दोनों वेक्टर के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, यानी i के कोएफिशिएंट को i कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 2 इंटू 3 प्लस j कोएफिशिएंट को j कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ -3 इंटू 1 है तो -3 को ब्रैकेट में रखेंगे इंटू 1 प्लस k के कोएफिशिएंट को k कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 4 और इसे आप कैलकुलेट करोगे 2 3 जा 6 -3 इंटू 1 3 -3 एंड प्लस 1 इंटू 4 4। सो दिस इज इक्वल टू 4 6 10 10 minus 3 7 and 7 is the value of a dot b। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। यदि आपके पास दो वेक्टर a और b है, इफ a एंड b आर two vectors and theta is the angle between
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। यहां पर देखिए ए क्रॉस बी लिखते हैं और इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, एंड इज डिफाइंड बाय, और इसको डिफाइंड कैसे करेंगे, डिफाइंड बाय से डिफाइंड किया जाता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। यहां पर आप देखोगे तो ए क्रॉस बी का वैल्यू मॉड ए जो कि स्केलर है, मॉड बी वो भी स्केलर है, और साइन थीटा भी स्केलर। यहां तक तो स्केलर आया, लेकिन लास्ट में यहां पर आपको एक यूनिट फैक्टर दिख रहा है एन कैप। एन कैप एक यूनिट फैक्टर है। दिस इज द यूनिट फैक्टर वेयर एन कैप इज द यूनिट फैक्टर perpendicular to the plane containing vectors a and b। यानी कि ये जो n कैप है एक यूनिट फैक्टर है जो उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में वेक्टर a और वेक्टर b है। यानी कि यदि वेक्टर a और वेक्टर b सपोज कीजिए इस प्लेन में है, ये मान लीजिए वेक्टर a है, ये सपोज कीजिए वेक्टर b है, तो n कैप एक यूनिट फैक्टर है जो कि इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ऐसा आउटवर्ड टू दिस प्लेन। नाउ यहां पर n कैप का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन a क्रॉस b का डायरेक्शन होगा। a क्रॉस b का क्या डायरेक्शन होगा, जो कि n कैप का डायरेक्शन होगा। यानी कि n कैप यहां जो वेक्टर है दिस इज द यूनिट फैक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स a एंड b। यानी कि n कैप वेक्टर a और वेक्टर b को कंटेन करने वाला प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है। सो a क्रॉस b का डायरेक्शन भी उसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन पर वेक्टर a और वेक्टर b है। एक्चुअली में ये जो a क्रॉस b या फिर n कैप दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग दो रूल का यूज कर सकते हैं। एक तो रूल ये है जो राइट हैंड थंब रूल है। आप अपना राइट हैंड देख रहे हैं, दिस इज राइट हैंड, दिस इज माय राइट हैंड। इस राइट हैंड के आप जो पाम है इसको आप ए पर रखिए, ठीक है। यदि आपको ए क्रॉस बी डायरेक्शन निकालना है तो आप वेक्टर ए पर आप रखिए अपने राइट हैंड के पाम को, और आपके फिंगर से उसको बी की तरफ मूव कीजिए, टर्न कीजिए, बी की तरफ मूव करेंगे तो आपका जो थंब का डायरेक्शन होगा, थंब का डायरेक्शन किधर है अभी देख सकते हैं आप, आउटवर्ड टू दिस प्लेन। यानी कि बोर्ड ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन के आउटवर्ड में। इट मींस जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड टू दिस प्लेन होगा और इस प्लेन पर परपेंडिकुलर भी होगा। इसका दूसरा भी रूल है स्क्रू रूल। स्क्रू आप लोग जानते हैं, स्क्रू क्या होता है, एक स्क्रू है, ठीक है। ये इसका काम होता है ये जो है ये एक रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने का एक मशीन है। दिस इज द मशीन टू कन्वर्ट रोटेशनल मोशन इनटू लीनियर मोशन। यानी कि ये टॉर्क को कन्वर्ट करता है फोर्स में। यानी कि आप इसमें अप्लाई करेंगे टॉर्क, यानी कि आप इसमें सिर्फ आप रोटेशन मोशन क्रिएट कीजिए, इसको टर्न कीजिएगा तो ये या तो फॉरवर्ड जाएगा या फिर बैकवर्ड जाएगा, यानी कि एक लाइन में ये मूव करेगा, ठीक है। आप जैसे कि आप इस स्क्रू को देख सकते हो, इस स्क्रू को मैं ये एंटी क्लॉकवाइज में टर्न करता हूं। क्लॉकवाइज में इसे टर्न करूंगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा। देखिए ये मैं इसको क्लॉकवाइज टर्न कर रहा हूं तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज टर्न करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बाहर की तरफ आएगा। एंटी क्लॉकवाइज में इसे टर्न करूंगा तो ये आउटवर्ड आएगा, बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहां आप देख सकते हो स्क्रू रूल ये कहता है यदि आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो आप क्या करो, स्क्रू को ए और बी के जंक्शन पे रख दो, ठीक।
और ए क्रॉस बी डायरेक्शन निकालना था, स्क्रू को आप ए से बी की तरफ टर्न करो। ए से बी की तरफ क्या करेंगे, टर्न। ए से बी की तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और जब स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं तो वो आउटवर्ड बाहर की तरफ वो मूव करता है, इसलिए ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा। यदि आप इसका ठीक उल्टा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो आप इस स्क्रू को बी से ए की तरफ टर्न करो, यानी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। जब इसे क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो स्क्रू आपका इनवर्ड टू दिस प्लेन, इस प्लेन के इनवर्ड के डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, इसलिए बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जो होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो होगा ही, लेकिन जस्ट इस प्लेन के इनवर्ड अंदर की तरफ होगा, और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड टू दिस प्लेन होगा। तो इस प्रकार आप ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकली क्या इंपोर्टेंस होता है वो हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। नाउ इन दोनों वेक्टर के हेड टेल को एक साथ रखते हुए आप एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर दीजिए, यानी कि वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए वेक्टर बी के हेड से, ठीक इसी प्रकार वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए, तो आपका एक पैरेललोग्राम बन के तैयार है। ठीक, साथ में ये भी हम सपोज कर लेते हैं जो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। आप लोग यहां जानते हैं ए क्रॉस बी ये होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए क्रॉस बी। और यदि आपको ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालना हो तो ये सिंपली मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा के इक्वल ही होगा ये। ठीक है, नाउ अगेन दिस इज पॉइंट ए, ओ ए, बी एंड सी। यहां पर मैंने पैराग्राफ फॉर्म किया है ओ ए सी बी। नाउ पॉइंट बी से आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए बी क्यू। ठीक है, नाउ यहां से आते हैं हम लोग देखते हैं ए क्रॉस बी का मॉडुलस। ए क्रॉस बी का मॉडुलस तो यहां आपने यूज किया है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो यहां पर जो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा है, मॉड ए यहां पर क्या है, ओ ए का लेंथ है, दिस इज इक्वल टू ओ ए इंटू मॉड बी क्या है, मॉड बी ओ बी का लेंथ इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ओ बी एंड साइन थीटा। इस ट्रायंगल में साइन थीटा बताइए, तो ट्रायंगल ओ बी क्यू में साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर आपका बी क्यू है, बी क्यू बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है ओबी, ओबी। तो यहाँ ओबी से ओबी कट के कितना बच रहा है आपका ओ ए इंटू बी क्यू, ओ ए इंटू बी क्यू, ओ ए इंटू बी क्यू। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ ए इंटू बी क्यू, बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। सो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। तो यहां आप देख रहे हो जो दो वेक्टर ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो एक पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल है, जिसका टू एडजेसेंट साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एंड सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग होता है बताएंगे क्या? दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होता है, जिसका टू एडजेसेंट साइड उन दोनों वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ वेक्टर OA is equal to vector A and vector OB is equal to vector B and OACB is a parallelogram, then modulus of A cross B is equal to area of parallelogram OACB। दोबारा फिगर आप देख सकते हैं, दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B एंड दिस इज पैरेललोग्राम
वेक्टर बी ओ ए बी एंड दिस इज सी। ठीक है। नाउ यदि आप इस पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, तो यहां पर एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल ओ ए बी। आप लोग जानते हो यदि किसी पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो डायगोनल क्या करता है, उस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, यानी कि ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया सेम होता है, और इसका एरिया क्या होगा, इस पूरे पैरेललोग्राम एरिया का हाफ होगा। तो यदि आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ कर देंगे। इट मींस इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल ऑफ, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है, एंड इसके एरिया को हाफ करेंगे तो हमें ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। यानी कि यदि इसी को हम हाफ कर देंगे तो क्या मिलेगा, इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि आपको ओ ए बी का एरिया निकालना तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी है, सो हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। तो इसका यूज हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया और ट्रायंगल का एरिया निकालने में कर सकते हैं। यदि आपको किसी पैरेललोग्राम, सपोज कीजिए एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देन इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू इसके किसी भी दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस। यानी कि कोई भी दो साइड आप ले सकते हो, एडजेसेंट होना चाहिए, जैसे कि ए बी क्रॉस ए सी, सॉरी ए बी क्रॉस ए डी, इस टाइप का होगा। क्योंकि आप पैरेललोग्राम बनाओगे तो आपको ऐसे ए बी सी डी बनेगा, ए बी सी डी, तो ए बी क्रॉस ए डी ले सकते हो, या डी ए क्रॉस डी सी, या बी ए क्रॉस बी सी, सी डी क्रॉस सी बी। आप कोई भी दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका मॉडुलस उस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा। एंड नंबर 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यदि आपका एक ट्रायंगल एबीसी है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो यदि आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आपको ए बी क्रॉस ए सी, या बी ए क्रॉस बी सी, या सी ए क्रॉस सी बी के मैग्नीट्यूड का हाफ लेना पड़ेगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है। तो इन दोनों के हेल्प से आप ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले तो हम लोग सपोज कर देते हैं कुछ वेक्टर्स एबीसी वेक्टर्स हैं, एबीसी आर वेक्टर्स एंड एम एंड आर स्केलर्स। ये दोनों स्केलर है, यानी कि नंबर है स्केलर्स। देन नंबर 1, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर ही होता है। दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर ही होता है। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है और क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। नंबर 2, ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो दोनों ही वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है। A cross B vector is perpendicular to vector A as well as vector A cross B is perpendicular to vector B। यानी कि एक छोटा सा इसमें नोट हम लोग याद रखेंगे, यदि आपको दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना हो तो आप A क्रॉस B आप ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। A vector perpendicular to both the vectors vector A
एंड वेक्टर बी मे बी टेकन एज, ऐसे इन दोनों वेक्टर को तो बहुत सारे वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन उनमें से एक वेक्टर आप ए क्रॉस बी ले सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे आप लोग याद रखेंगे। यदि हमें दो वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर एक थर्ड वेक्टर निकालना हो तो वो वेक्टर आप ए क्रॉस बी ले सकते हैं। नंबर 3, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। एक्चुअली में दोनों के डायरेक्शन में सिर्फ डिफरेंट होता है। मैंने पहले ही बताया ए क्रॉस बी डायरेक्शन मैंने बताया था आउटवर्ड टू द प्लेन एंड बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनवर्ड टू द प्लेन, लेकिन मॉडुलस दोनों का सेम होगा, बस सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ए क्रॉस बी, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज सेम एज मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। और मॉडुलस में ए क्रॉस बी का मॉडुलस एक्चुअली में होता क्या है, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मतलब दोनों के हेड के बीच का एंगल या फिर दोनों वेक्टर के टेल के बीच का एंगल लेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सपोज कीजिए m टाइम्स ऑफ a क्रॉस b है कहीं भी, तो यहाँ को m तो स्केलर है, ठीक है, तो आप इस m को a या b दोनों में से किसी के साथ रख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो m टाइम्स ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b या फिर a क्रॉस m टाइम्स ऑफ वेक्टर b। 6th प्रॉपर्टी देखते हैं। This is the distributive law. A cross B plus C, this is equal to A cross B plus A cross C. ये सेम नंबर का एडिशन मल्टीप्लीकेशन जैसा सेम प्रॉपर्टी है, या फिर A प्लस B क्रॉस C, आप इसे लिख सकते हो A क्रॉस C प्लस B क्रॉस C। प्लस की जगह पर माइनस है तो यहां हम लोग क्या देंगे, माइनस का यूज करेंगे, ठीक है। नाउ 7th नंबर, यदि दो फैक्टर कोलिनियर हैं, कोलिनियर फैक्टर्स आप लोग जानते हो, दो फैक्टर जिनके बीच एंगल या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर फैक्टर्स कहते हैं। तो यदि दो फैक्टर कोलिनियर है, इफ फैक्टर A एंड फैक्टर B आर कोलिनियर, देन कोलिनियर फैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होगा, 0 वेक्टर होगा, क्यों, क्योंकि एंगल जो होता है कोलिनियर फैक्टर के बीच या तो 0 होगा, तो 0 होगा तो साइन 0 0, क्योंकि a मॉड a इंटू मॉड b इंटू साइन थीटा होता है, और थीटा का वैल्यू 0 होगा तो साइन थीटा 0 हो गया, साइन 0 0 ही होता है, तो a मॉड a इंटू मॉड b इंटू 0। यहां पर कोलिनियर फैक्टर के लिए थीटा कितना होगा, आइदर 0 होगा और 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप a डॉट बी, a क्रॉस b यदि आप निकालते हो तो ये आपको मॉड a मॉड b आपका साइन 0 होगा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू तो 0 होता है, तो मॉड इंटू मॉड इंटू 0 पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या आप 180 भी लेते हो, a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड b इंटू साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 का वैल्यू भी तो 0 ही होता है ना, इसलिए इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, मॉड a इंटू मॉड b इंटू 0, सो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। यानी कि यदि दो फैक्टर कोलिनियर है तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक नंबर सेम वेक्टर है तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फैक्टर a का a के साथ ही क्रॉस करेंगे तो वो निश्चित रूप से 0 मिलेगा। ये जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है, इसका यूज आप दो फैक्टर को कोलिनियर दिखाने के लिए भी कर सकते हो। यदि दो नॉन जीरो फैक्टर्स है, सपोज कीजिए a और b नॉन जीरो है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है,
इट मीन्स वो दोनों वेक्टर निश्चित रूप से कोलिनियर होंगे। ठीक है, और यदि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन देयर आर थ्री केसेस। नंबर 1, either vector A equal to 0, either the first vector A is 0 or the second vector B is 0, और यदि A और B दोनों 0 नहीं है, then vector A and B are collinear, then निश्चित रूप से ये दोनों क्या होगा, कोलिनियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फॉर थ्री फैक्टर्स I J K, अगेन I J K आप जानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग यूनिट फैक्टर होता है ये तीनों। अब इन तीनों में से पेयर वाइज यदि आप क्रॉस निकालते हैं, सेम का क्रॉस करेंगे, I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K निकालेंगे तो वो तो 0 आएगा। I क्रॉस I, J क्रॉस J एंड K क्रॉस K, इन तीनों का वैल्यू तो 0 वेक्टर के इक्वल होगा। लेकिन यदि आप अलग अलग पेयर वाइज क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, I क्रॉस J, सब चाहिए देखते हैं। सबसे पहले I क्रॉस J होगा क्या, ये मान लीजिए वेक्टर I है, ये वेक्टर J है, और आपको निकालना है I क्रॉस J। तो I क्रॉस J क्या होगा, I क्रॉस J इक्वल टू मॉडुलस ऑफ I इंटू मॉडुलस ऑफ J इंटू साइन थीटा। थीटा दोनों के बीच एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, इंटू ए यूनिट फैक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन के, ये तो जेड एक्सिस है, नहीं जेड एक्सिस के प्लेन जो यूनिट फैक्टर, जेड एक्सिस के पैरेलल यूनिट फैक्टर होगा वो कौन होता है, के कैप होता है। तो ये के कैप हो जाएगा यूनिट फैक्टर, I का मॉडुलस 1, J का मॉडुलस भी 1, साइन 90 भी 1, और यहां बचा सिर्फ के कैप। तो आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, के कैप मिल रहा है। तो इसलिए I डॉट J जो होता है वो के कैप के इक्वल होगा। ठीक इसी प्रकार आप J क्रॉस K निकालेंगे, J क्रॉस K, तो वो I कैप इक्वल होगा, एंड K क्रॉस I निकालेंगे तो वो वेक्टर J के इक्वल होगा। और यदि आप इसका रिवर्स लेंगे, J क्रॉस I लेंगे, J क्रॉस I, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस K होगा। K क्रॉस J यदि निकालेंगे तो वो माइनस I होगा, और यदि आप I क्रॉस K लेंगे तो वो माइनस J के इक्वल होगा। ठीक है, ये एक साइक्लिक ऑर्डर में होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको याद रखने का एक छोटा सा साइकिल है। ये I J के, सपोज को ये I J और K, नहीं साइक्लिक ऑर्डर, ये साइक्लिक ऑर्डर एक साइक्लिक ऑर्डर में यदि इसको लेंगे, I क्रॉस J का वैल्यू I क्रॉस, सॉरी दिस इज K, वेक्टर K, I क्रॉस J K होगा, K क्रॉस I J होगा, नहीं, और यदि आप J क्रॉस K निकालेंगे तो I मिलेगा। उल्टा यदि चलेंगे तो I क्रॉस K माइनस J हो जाएगा, J क्रॉस I माइनस K होगा। ठीक है, और K क्रॉस J माइनस I हो जाएगा। यानी कि यदि आप साइक्लिक ऑर्डर में लेंगे, सेम डायरेक्शन में लेंगे, तो दो का क्रॉस होगा वो थर्ड होगा, इसका इसका क्रॉस ये, इसका इसका क्रॉस ये, इसका इसका क्रॉस ये। ठीक है, और यदि आप रिवर्स ऑर्डर में लेंगे, इसका इसका क्रॉस माइनस ये, इसका इसका क्रॉस माइनस ये। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यदि दो फैक्टर I J K के टर्म्स में हो, ठीक, इफ वेक्टर A इक्वल टू A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, देन हाउ कैन यू फाइंड A क्रॉस B। तो A क्रॉस B यहां पर निकालने का तरीका है, यहां पर हम लोग A क्रॉस B निकालने के लिए डिटरमिनेंट का यूज करेंगे। फर्स्ट रो में हम लोग लेंगे I J K, सेकेंड रो में वेक्टर A के I J K का सिर्फ कोफिशिएंट लेना है, I J K का कोफिशिएंट वेक्टर A का, यानी कि A1 B1 C1, सेकेंड रो में A1 B1 C1, एंड थर्ड रो में क्या लेंगे, वेक्टर B के I J K का कोफिशिएंट A2 B2 एंड C2। इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग A क्रॉस B का वैल्यू निकाल सकते हो, कब, जब यदि आपका दो फैक्टर I J K के टर्म्स में हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट
वीडियो में हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर अलजेब्रा, पूरे चैप्टर्स का कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।